सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बस बहुत हो गया। मैं हूं अरबाब जहांगीर। सेनेट इंतखाबात ओपन बैलेट से कराने से मुतालिक सदारती रेफरेंस किसी भी वक्त खत्म हो सकता है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद ने कहा कि मुस्लिम लीग नून के वकील को कल अदालत में होना चाहिए, केस किसी भी वक्त खत्म हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में आज समाअत के दौरान जस्टिस एजाजुल एहसन ने वकील इलेक्शन कमीशन की सरजनिश की। कहा कि गुज़िश्ता रोज अदालत ने जो पूछा था उसका कोई जवाब नहीं दिया गया। समाअत के दौरान वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने तैयार जवाब जमा करवाया है, विजिलेंस कमेटी कायम की है, मुख्तलिफ शोबों से अफसरान विजिलेंस कमेटी में शामिल होंगे। हर उम्मीदवार से वोटों की खरीदो फरोख्त न करने का बयान हल्फी लिया जाएगा। वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा कि वोटों को खुफिया रखने का मतलब है कि हमेशा खुफिया ही रहेंगे। कास्ट किए गए वोट कभी किसी को नहीं दिखाए जा सकते। जस्टिस एजाजुल एहसन ने वकील के जवाब पर रिमार्क्स दिए कि वोट हमेशा के लिए खुफिया नहीं रह सकता। कयामत तक वोट खुफिया रहना आइन में है, ना ही अदालती फैसलों में। साथ ही उन्होंने कहा कि क्या इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग खुफिया हो सकती है, क्योंकि इंटरनेट पर होने वाली हर चीज ट्रेस हो सकती है। साथ ही उन्होंने यह भी पूछा कि मुतनासिब नुमाइंदगी का क्या मतलब है। इलेक्शन कमीशन मुतनासिब नुमाइंदगी को कैसे यकीनी बनाएगा। जिस जमात की सेनेट में जितनी नशिस्तें बनती हैं उसे उतनी ही मिलनी चाहिए। किसी जमात को कम नशिस्तें मिली तो जिम्मेदार इलेक्शन कमीशन होगा। सूबाई असम्बली के तनासुब से सेनेट नशिस्तें ना मिलें तो यह इलेक्शन कमीशन की नाकामी होगी, जिस पर वकील इलेक्शन कमीशन का कहना था कि कमोबेश 20 आज़ाद अरकान असम्बली भी हैं, जिस पर जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि आज़ाद उम्मीदवार जिसको चाहे वोट दे सकता है। जिस पर वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा कि आज़ादाना वोट ना दिया तो सेनेट इंतखाबात इलेक्शन नहीं सिलेक्शन होंगे। वोट देखने के लिए आर्टिकल 226 में तरमीम करना होगी। वोट ता कयामत ही खुफिया रहता है। इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात से मुताल्लिक शिकायत मौसूल हो तो फौरी कार्रवाई होती है। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि अगर कोई जमात तनासुब से ज्यादा सेनेट की सीटें ले तो इलेक्शन कमीशन क्या करेगा। इलेक्शन कमीशन कैसे तयन करता है कि इंतखाबात मुतनासिब नुमाइंदगी से हुए। साथ ही बेंच के रुकन जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए कि वोट फरोख्त करने से मुतनासिब नुमाइंदगी के उसूल की धज्जियां उड़ेंगी। कोई जमात तनासुब से हटकर सीटें जीत ले तो सिस्टम तबाह हो जाएगा। इस पर वकील ने कहा कि किसी को वोट का हक इस्तेमाल करने से नहीं रोक सकते, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि क्या मुतनासिब नुमाइंदगी ना होने से सेनेट इलेक्शन कलअदम हो जाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि वोटिंग बेशक खुफिया हो लेकिन नशिस्तें उतनी ही होनी चाहिए जितनी बनती हैं। समाअत के दौरान अटॉर्नी जनरल ने दलाइल देते हुए कहा कि इलेक्शन कमीशन को पार्टी सरबराहान से पूछना चाहिए कि क्या कोई सीट एडजस्टमेंट हुई, जिस पर जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है कि इसमें वोट चोरी नहीं होने देना। ताहम इलेक्शन कमीशन कहता है चोरी होने के बाद कार्रवाई करेंगे। सियासी जमातों को तनासुब से कम नशिस्तें मिली तो कानून साजी कैसे होगी, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि इलेक्शन कमीशन को अब नींद से जागना होगा। तमाम रियासती इदारे इलेक्शन कमीशन की बात के पाबंद हैं। बैलेट पेपर्स पर बारकोड सीरियल नंबर लिखा जा सकता है। इसी दौरान चीफ जस्टिस ने कहा कि वोट खरीदने वाले वोट मिलने को कैसे यकीनी बनाते हैं। पैसे देने वाले के पास भी कोई सिस्टम तो होता है, बिकने वाला वोट देगा या नहीं इलेक्शन कमीशन को मालूम है लेकिन हमें बता नहीं रहे। चीफ जस्टिस की बात पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि बेईमानी हमेशा ईमानदारी से होती है। इस्लामाबाद में आज भी लोग नोटों के बैग लेकर बैठे हुए हैं, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि सिर्फ चंद लोग वोट फरोख्त करते हैं। इस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि पैसे देने वाले रुके हुए हैं कि अदालत ओपन बैलेट का हुक्म ना दे दे। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि इलेक्शन कमीशन समझने की कोशिश करे कि वो पूरे मुल्क पर हुकूमत लाता है। सेनेट इलेक्शन पहली बार नहीं हो रहा। आला आईनी इदारा अब तक इस मामले पर गौर क्यों नहीं कर सका। क्या तनासुब से हटकर आने वाले नताइज गैर कानूनी नहीं है। चीफ जस्टिस ने कहा कि मुल्क की किस्मत इलेक्शन कमीशन के हाथ में है। इलेक्शन कमीशन अपनी जिम्मेदारी को समझे। अदालती रिमार्क्स पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि अरकान असम्बली को वोट पर कोई पाबंदी नहीं। अरकान असम्बली को वोट का पाबंद करने के लिए कानून साजी करना होगी।
तो ये पूरी तफसीलात थी कि किस तरह से आज ओपन बैलेटिंग से मुताल्लिक जो समात हुई सदारती रेफरेंस की सुप्रीम कोर्ट में, उसमें जो भी मकालमा हुआ वो हमने आपके सामने रखा। अब जो सूरत हाल है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जब अपने पार्टी के टिकट्स जिस तरह से दिए सेनेटर्स को, सेनेट के उम्मीदवारों को, उस पर मुख्तलिफ उनकी मकामी क़यादतों का एहतजाज भी सामने आया, जिसके बाद कुछ टिकट्स वापस लिए गए, कुछ नहीं लिए गए। कुछ MNAs की जानिब से भी कहा गया कि हम अब्दुल हफीज़ शेख साहब को वोट नहीं देंगे चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो मेंबर नहीं हैं। अब ये तमाम जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं मेंबर्स के वो अपनी जगह पर मौजूद हैं। इस पूरी सूरत हाल में अब किस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस सूरत हाल को आगे लेकर चलेगी, ज़रा गुफ्तगू करते हैं। कंवल शुज़ब साहिबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। कंवल साहिबा, ये क्या बहुत जल्दबाजी में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने टिकट्स का ऐलान कर दिया था कि पहले अब्दुल कादिर साहब को भी दिया गया, फिर वापस लेकर ज़हूर आगा साहब को दिया गया, अब्दुल हफीज़ शेख साहब पर पार्टी की जानिब से एहतजाज सामने आया, फिर फैसल वाउडा साहब के नाम पर भी बातें हो रही हैं, सैफ अबलो साहब के नाम पर भी बातें हो रही हैं। तो पार्टी की जो लोअर लीडरशिप है और जो कारकुनान है, क्या उनको एतमाद में नहीं लिया गया था टिकट देने से पहले? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच अरबाब। देखें, हमारे पास जितनी भी हमने टिकटें दी हैं, बेहतरीन हमने अपने कैंडिडेट्स सेलेक्ट किए और उनके सारे प्रोफाइल्स को देखा गया, लेकिन कुछ पे जहाँ पर आवाज़ें बहुत ज़्यादा उठी, रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा आया, तो एक जमहूरी पार्टी का यही तरीक़ेकार है जो पाकिस्तान में एक नया फार्मूला है, क्योंकि आज से पहले यहाँ कोई जमहूरी पार्टी नहीं थी। कोई ऐसी पार्टी एक भी नहीं है कि जो फ़ौज की नर्सरी से होकर और उसके बाद चोर रास्तों से आके और लेफ़्ट राइट से फिर दोबारा इस्टेब्लिश ना हुई हो। ये वाहिद जमात है जो ग्रास रूट से ऊपर आई है और पूरा अपना एक ड्यू कोर्स के बाद जो है वो मेच्योर होके और ऐवानों तक आई है। और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के सर ये क्रेडिट और सेहरा जाता है कि उन्होंने अपने ग्रास रूट लेवल के जो वर्कर्स थे उनको ऐवानों की जीनत बनाया और नई लीडरशिप पाकिस्तान को दी है। तो आपने देखा है कि वज़राए आला बैठे, सीनियर लीडरशिप बैठी, चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब खुद हैं, वो उन्होंने वर्कर्स की आवाज़ को सुना, उसको एड्रेस किया। आपको कोई रेजिस्टेंस नज़र नहीं आई, कोई उनको शटअप कॉल नहीं दी गई, बल्कि उनके डिफरेंस को या जो डाइसेंट कर रहे हैं उसको वेटेज दी गई, दोबारा तहकीक की गई और अगर लगा कि उनकी जायज़ रिजर्वेशंस है तो वहाँ टिकट चेंज कर दी गई है। इसके अलावा जहाँ पर कुछ गैर ज़रूरी एहतजाज था वहाँ पर अपने फ़ैसले को कायम रखा गया और इंशाअल्लाह ताला जो आपको कुछ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नजर आ रहा है, ये जमहूरियत का हुस्न होता है। इससे पता लगता है कि हमारी पार्टी एक इदारा है। क्राइटेरिया क्या था ये टिकट देने का? चूंकि दरखास्तें उम्मीदवारों से तलब नहीं की गई, की पाबंदी करेंगे, शॉर्ट लिस्टिंग नहीं हुई। जिस तरह हमने देखा दूसरी बड़ी जमातों ने दरखास्तें भी तलब की, फिर उसमें से लोगों को शॉर्ट लिस्ट किया गया, पूरे होमवर्क के साथ फिर नामों का ऐलान किया गया। अब अब्दुल हफीज़ शेख साहब पहले ही प्राइम मिनिस्टर के स्पेशल असिस्टेंट हैं, मिनिस्ट्री एक वजारत ख़जाना को वही देख रहे हैं। फैसल वाडा साहब पहले वफाकी वजीर हैं, वो पहले कौमी असेंबली में मौजूद हैं, फिर इन लोगों को सेनेट में भेजने की क्या ज़रूरत है आप लोग? देखिए, मैं आपको सिर्फ इतना बता दूं कि हम ड्रामे नहीं करते हैं। हमारे पास ऑलरेडी हमारे जो कोऑर्डिनेटर हैं या जो चीफ कोऑर्डिनेटर हैं सैफुल्लाह नियाजी साहब, वो सारा अपना होमवर्क करके बैठे हुए हैं। आमिर महमूद कियानी साहब सेक्रेटरी जनरल हैं, वो पूरा यही होमवर्क कर रहे थे। अगर आप 4 महीने पहले की उनकी ज़रा एक्टिविटीज़ उठा लें तो आपको नज़र आएगा कि यहाँ से लेके कश्मीर, उसके बाद गिलगित बल्तिस्तान, सिंध और बलूचिस्तान के उन्होंने दौरे किए और उसके बाद पूरी लिस्टें कंपाइल की हैं। ग्रास रूट लेवल पे वर्कर्स उनसे मिल रहे होते हैं। हमने कोई ड्रामेबाजी नहीं की। आप मुझे बता दें कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब कोई अकेले तो नहीं है, उनकी माशाल्लाह 4 बहनें हैं, आगे भांजियाँ हैं, उनके बेटे हैं, उसके अलावा उनके बहनोई हैं और रिश्तेदार, उनकी एक्सटेंडेड फैमिली माशाल्लाह काफ़ी है। तो किसी एक बहन को तो सेनेट में ला सकते थे, कोई अद्दी हमारी भी बन जाती, कोई हमारी मेन रुए रवा होती, वुमेन विंग चला रही होती। नेशनल असेंबली में हम 30-32 सीटें लेके खवातीन की बैठे हुए हैं, तो उसमें कोई आ जाती। तो उन्होंने तो कभी नेपोटिज्म किया नहीं, एक प्रॉपर सिस्टम फैमिली में तो नहीं कंवल साहब, लेकिन अपने फ्रेंड्स को तो लेकर आए। इससे पहले जुल्फी बुखारी साहब भी काबीना में शामिल हैं। हमारी वाहिद पार्टी है, सुन ले मेरी बात, कोई फ्रेंड्स को नहीं लेकर आए। जुल्फी बुखारी साहब का नाम लिया आप लोगों ने, सारे मीडिया ने उनके नाम पे प्रोपेगेंडा किया, अपोजिशन ने प्रोपेगेंडा किया कि जी ये सारा जो ओवरसीज का आप लोग कर रहे हैं वो असल में जुल्फी बुखारी को अकोमोडेट किया जा रहा है। मैं डिमांड करती हूँ कि अब सब मीडिया समेत अपोजिशन को माजरत करनी चाहिए कि जुल्फी बुखारी साहब तो उस लिस्ट में भी शामिल नहीं है जो सेनेटर बनने जा रहे हैं। काबीना में तो देखें ये वजीर आजम का इस्तेहकाक है।
वो अपने उन सब टेक्निकल लोगों को लेकर आ रहे हैं या जिनकी एक्सपीरियंस और एक सेनेट की नहीं बात कर रहा था मैं, वही काबीना की बात कर रहा था कि वो उन्होंने अपने फ्रेंड सर्कल को किसी हद तक नवाजा तो है। और जी आप चलिए मुकम्मल कर। जी मैं पूरी की मैं भी काबीना की बात कर रही हूँ, मैं सेनेट की भी बात कर रही हूँ, मैं प्रिसाइजली सेनेट की बात कर रही हूँ, क्योंकि एक खास प्रोपेगेंडा किया गया, पूरे 1.5 महीना ये ड्रम बीट किया गया कि जी उनको उनकी वजह से ये इस तरह का काम किया जा रहा है, और एक प्रोपेगेंडा किया गया अपोजिशन की तरफ से जिसको मीडिया ने पूरे तरीके से फुल भरपूर तरीके से उठाया, और मैं समझती हूँ कि अब उस पर अपोलोजाइज करना बनता है। दूसरी बात, आप मुझे बताइए फौजिया अरशद साहिबा क्या हमारी कोई वज़ीर आज़म के कोई बहुत इन्फ्लुएंशियल दोस्त की वाइफ हैं, या मुझे बताइए जो सीमी एजदी को पहले लेकर आए थे वो यूसी की वाइस चेयरपर्सन थी। अच्छा, उसके बाद डॉक्टर जरका साहिबा जो है उन्होंने पिछली दफा भी उनको एक सेनेट का टिकट दिया गया था जब हमारी मेजॉरिटी नहीं थी, आज फिर उनको मिला है। सैफुल्लाह नियाजी साहब 22 सालों से पीटीआई को उन्होंने अपना टाइम दिया। ऑन बप्पी साहब साउथ पंजाब के सेक्रेटरी जनरल थे, मैंने उनके साथ काम किया हुआ है, और आपको अंदाजा नहीं है कि ये वो लोग हैं जो शाम को मुल्तान होते थे, सुबह इस्लामाबाद होते थे, रात को वो साहिवाल पहुंचे होते थे, अगले दिन सुबह रहीम यार खान, मतलब इतना इन्होंने वर्कर्स ने काम किया है ग्रास रूट पे पीटीआई को पहुंचाने वाले जो लोग। अब्दुल हफीज शेख साहब कब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हैं? डाई हार्ट पीटीआई है, पूरे पंजाब के वो प्रेसिडेंट रहे हैं, अभी भी वो काम करें। अब्दुल हफीज शेख साहब, अब्दुल हफीज शेख साहब पीटीआई की हुकूमत के को लेकर चल रहे हैं। एक डूबती हुई हमारी जो कश्ती थी पूरी इकोनॉमी की, उसको लेकर आए। और आपको शायद इस्लामाबाद हाई कोर्ट की अभी जो लीगल बाइंडिंग थी ईसीसी की, वो भी शायद याद होगी कि एक फेडरल मिनिस्टर का जो है वो पार्लियामेंटेरियन होने की बाइंडिंग भी दी हुई है, वरना अब्दुल हफीज शेख साहब को सेनेटर का टैग लगाने की कोई जरूरत नहीं थी। और मैं आपको करेक्ट कर दूं, ऐसे पीएम नहीं है, वो एडवाइजर है प्राइम मिनिस्टर के। लेकिन काफी सारी ऐसी लीगल बाइंडिंग्स हैं जो लॉ के मुताबिक एक फेडरल मिनिस्टर जो फाइनेंस का उसके पास होनी चाहिए, तो उस प्रोफाइल को पूरा करने के लिए अगर वो सेनेटर बनते हैं, और वो पहली दफा सेनेटर नहीं बनेंगे। उसके अलावा आप देख लीजिए, आप नजर दौड़ाएं हमारे तो 95% सिर्फ वर्कर है, ग्रास रूट लेवल के वर्कर्स हैं जो ऊपर आए हैं। फलकनाज साहिबा चित्राल से एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से उनका ताल्लुक है, जिनको अप्रिशिएट करके ऊपर ला रही है। सानिया निश्तर साहिबा टेक्नोक्रेट है, और कितनी जबरदस्त उन्होंने काम किया कोरोना में, पूरे पाकिस्तान को किस तरीके से उन्होंने पॉवर्टी एलिविएशन में, और जो ये फंड ट्रांसफर होते रहे 12,000 का एक ट्रांसपेरेंट निजाम लाए। तो ऐसे लोगों और का, ये कमल साहब फरा साहिबा जो उस फैमिली पिक्चर में मौजूद है प्राइम मिनिस्टर की, फर्स्ट टाइम आएगा जो पैसे दिए बगैर आएगा, जो एक मिनट मुझे बात कंप्लीट करने दें अरबाब, मैं आपकी सारी बातों का जवाब दे रही हूं, मुझे सिर्फ कंप्लीट करने दें। कंप्लीट कर लें। हम वो लोग हैं जिन्होंने कभी किसी को चाय की प्याली भी नहीं पिलाई, सिर्फ हमने फीस अदा की जो अपनी इसकी इलेक्शन कमीशन की बाइंडिंग होती है कि फीस पे करनी है, और हम ऐवान का हिस्सा है। आज हमें तो नहीं पता कि अरबों खरबों रुपए चलते हैं, ना हमारे पास है। तो अगर आप शफाफियत लाना चाहते हैं, अगर आप नई लीडरशिप देखना चाहते हैं, तो मेरे ख्याल में इनकरेज करना चाहिए। हाँ, दूसरी तरफ आपने जरूर सवाल नहीं उठाए होंगे और उठाने चाहिए। शहादत अवान एक कंप्लेस था उजैर बलोच का, जिसको पीपल्स पार्टी ने टिकट दिया, किसी ने आवाज नहीं उठाई। उसके बाद आप मुझे बता दें, वही पुराने एक्सपायरी डेट वाले जो 6-8 दफा से लगातार सेनेट, मुशाहिदुल्लाह साहब की बड़ी कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि वो जनाब शरीफ खानदान के बड़े ज़बरदस्त तरीके से उनके पर्सनल गुलामी जो कर रहे हैं, उनको टिकटें मिल रही हैं। उधर से जो जरदारी फैमिली की आपने कभी सवाल नहीं उठाया होगा, पलवशा खान चकवाल से हैं, तो उनको कराची से ले जाके क्यों सीट दी जा रही है? तो ये सवाल है जिनके बारे में पूछना बनता है। हाँ, रहमान मलिक साहब को इन्होंने आउट कर दिया, क्या उनसे बेचारों से गुस्ताखी हो गई कि उनका नाम निकाल दिया। जुबैर साहब को पहले सिंध से उनका वोट ट्रांसफर कराया और फिर उनको छुट करा दिया। और मुझे ये बताइए कि जो एक इन्होंने सबने मुश्तरका बड़ा जॉइंट उतारा है पहलवान, जिसका नाम यूसुफ रजा गिलानी है, उसमें कौन से फुमदन लगे हुए हैं? नून लीग बेचारी के पास एक शख्स ऐसा नहीं था जिसको वो अपना एक कैंडिडेट के तौर पे फ्लोट कर सकते। ये वही यूसुफ रजा गिलानी जिसके पीछे ये चोर चोर मुजरिम मुजरिम के नारे लगाते थे। शाहिद खान अब्बासी साहब आज उनके साथ खड़े होके उनके जो है वो शान में कसीदे पढ़े थे, तो मैं हैरान हो रही थी कि वारे करप्शन कैसे कैसे लोगों को इकट्ठा कर देती है। इमरान जरदारी भाई भाई के नारे हमने सुने, आज देख लें कि कौन भाई भाई बने हुए हैं और कैसे कैसे लोगों के पीछे आपको कमल साहब जब ये ऑपोजिशन की बड़ी जमातें, यूसुफ रजा गिलानी साहब है जिनके अगेंस्ट नवाज शरीफ खुद कोर्ट में चले गए मेमो गेट के लिए। जब ये इन जमातों के नुमाइंदे हमारे पास आते हैं, चोरी का इल्जाम है सैलाब जदगान का,
एंजेलिना जूली यूएन की एम्बेसडर आई थी, एक लास्ट जुमला सुन लीजिए, यूएन की एम्बेसडर आई थी और ये यूसुफ रजा गिलानी साहब हैं, अवाम के पैसों से इन्होंने चार्टर कराई फ्लाइट, अपने पूरे खानदान को बुलाया, 40-50 लोगों को प्राइम मिनिस्टर हाउस में बुला के एक लेविश किस्म का खाना एंजेलिना जूली की एक्साइटमेंट में इन्होंने रखा उस टाइम पे जब वो सैलाब ज़दगान के लिए यहाँ आई थी काम करने और इमदाद मांग रहा था पाकिस्तान उनसे। तो वो रिटर्न है, यूएन की एम्बेसडर लिख के दे के गई कि पाकिस्तान के हुक्मरान इंतहाई बेहिस हैं, जहां पे लोगों को एक बोतल पानी और एक आटे की बोरी के लिए घंटों खड़े होना पड़ रहा है, वहां पाकिस्तान का वजीर आजम अपनी पूरे खानदान के साथ एक लेविश दावत करता है। शर्मनाक बात है, ये बेहिस लोग जो हैं वो फिर सेनेट को लीड करने पहुंच रहे हैं कि हम जी सेनेटर बनेंगे, तो ये इनके पास चॉइस है अपोजिशन। और आप हमारी साइड से देखें, ठीक है, चलें अब कमल साहब जरा ये फ्रेश और इस तरह के टिकट्स इन्होंने क्यों जारी किए हैं और कार्बोनी दिए, जिन्होंने अपना टाइम दिया, वो सामने नजर आएंगे। सही है, अब जरा ऑपोजिशन का भी रद्द-ए-अमल जान लेते हैं। तैमूर तालपुर साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा, ज़ाहिर पीपल्स पार्टी की तरफ बहुत ज्यादा तोपों का रुख उस सूरत में भी होता है जब सेनेट में खरीदो फरोख की बात होती है। अभी कुछ रोज पहले लतीफ खोसा साहब पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और आसिफ अली जरदारी साहब के कुछ केसेस में वकील भी हमारे साथ मौजूद थे, उनसे जब इस खरीदो फरोख वाला हमने सवाल किया, क्या उन्होंने जवाब दिया, जरा पहले ये देखिएगा। तैमूर साहब मैं आता हूं फिर आपकी तरफ। क्या माजी में पीपल्स पार्टी कभी भी इस खरीदने के खेल में मुलविस रही है? किसी एमपीए को, किसी एमएनए को, दूसरी जमातों के आप लोगों की जानिब से कभी ऑफर की गई है पैसों की? जी बिल्कुल भी नहीं। मुझे याद है अच्छी तरह जब मैं लड़ रहा था तो उन्होंने कहा जी 5-5 लाख रुपए में, उस वक्त जरा सस्ता काम था शायद, मैंने कहा बाढ़ में जाए, मैं तो एक धेला भी नहीं दूंगा, मेरी हकी लाल की कमाई है, मैं कहां से दूं। तो लतीफ खोसा साहब ये कह रहे थे, उनसे वाज़ेह तौर पर पूछा गया कि आप पीपल्स पार्टी कभी माजी में इस खरीदो फरोख के खेल में मुलविस रही है? उन्होंने कहा बिल्कुल भी नहीं। तैमूर तालपुर साहब, क्या पीपल्स पार्टी का ऐसा माजी रहा है कभी किसी एमपीए एमएनए को आपकी जानिब से या पीपल्स पार्टी की किसी और रहनुमा की जानिब से वोट के एवज पैसों की ऑफर की गई? देखिए, हमें बहुत बार ऑफर्स मिलती रही हैं कि हमसे वोट खरीद लें, हमसे वोट खरीद लें, हम वोट बेचने को तैयार हैं, पर हमने कभी हाँ नहीं की। लेकिन अभी भी हमारे पास बहुत सी वोटों की ऑफर है, पर इस बार जरा माहौल डिफरेंट है। इस बार वो कह रहे हैं कि इमरान खान और उसकी हुकूमत इतनी नाअहल है कि हम अपने प्राइम मिनिस्टर के कहने पे पीटीआई के एमएनए एमपीएस के वोट नहीं देंगे। तैमूर साहब, कभी पीपल्स पार्टी ने कभी नहीं खरीदा किसी एमएनए एमपीए को? पीपल्स पार्टी को ऑफर्स मिलती थी, पर हमने हमेशा रिफ्यूज किया। अच्छा, चलिए तैमूर साहब, अपनी ज़ाहिर है आप चूंकि हमारे साथ वीडियो पे नहीं है, ऑडियो पे हैं, तो अपनी आवाज़ आप जरूर, आपकी एक छोटी सी वीडियो है, एक क्लिप है, जरा अगर आप उसको सुन लें फिर मैं सवाल आपकी तरफ लेकर आता हूँ, जरा सुनाएं। जी तैमूर साहब, ये आप सिंध असेंबली में मौजूद हैं और बता रहे हैं कि वो मेंबर मौजूद है जिसने वोट पीपल्स पार्टी को बेचा था। किस मेंबर ने बेचा था और किसने खरीदा था? बिल्कुल, आपने जो अभी क्लिप लगाया ये 2 साल पुराना क्लिप है और इस क्लिप को तो ज़ाहिर पिछले इलेक्शन में ही खरीदो फरोख्त की थी ना आपने, 2018 के इलेक्शन की बात होगी। ये जो आप बात करें, ये केस जो है ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में गया था। इलेक्शन कमीशन ने इसका पूरा जायजा लिया था, पूरी सर्वे की थी, दोनों तरफ से लोगों को बुला के उनसे जांच स्क्रीन की थी और फिर वो बात आए थे कि ये मेरे स्लिप ऑफ फंड था। मैं कहना ये चाह रहा था कि हमें वोट बेच रहे थे, पर मैं ये नहीं बोलना चाह रहा था कि हमने वोट खरीदा, हमें वोट बेचने आ रहे थे। और ये चीज बड़ा क्लियरली उसके बाद स्पेसिफाई होती इलेक्शन कमीशन की आई थी। इसके बारे में इसमें तो बड़ा वाज़े आपने बोला है कि जिसने ये वोट हमें बेचा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बेचा, वो अभी यहीं मौजूद हैं, वो हजरत वहीं मौजूद थे और आप बड़े पूरे एतमाद अंदाज से, बड़े यकीन के साथ ये कह रहे थे जैसे आपको ये पता है कि वोट किसने बेचा, किसने खरीदा, कितने में खरीदा। वो तफसीलात जानना चाह रहा हूं मैं आपसे। बिल्कुल, वो तफसीलात जो है इलेक्शन कमीशन को जो देनी थी मैं दे चुका हूँ। ये कौन थे जो हमें ऑफर कर रहे थे अपने वोट का, कौन थे जो हमें कह रहे थे कि वोट खरीद लो पर हमारी पार्टी को मत बताना, तो वो सारी डिटेल्स जहाँ पे चाहिए थी वहाँ पे मैं दे चुका हूं। तैमूर साहब, ये अवाम वोट देती है एमएनए एमपीएस को, फिर वो असेंबली में जाते हैं। जिस अवाम ने उस एमपीए या एमएनए को वोट देकर असेंबली में पहुंचाया, उस अवाम को तो आप बताएं कि उनके वोट बेचे जा रहे हैं आगे। आप नाम लेंगे तो अवाम को पता चलेगा। 3 साल हो गए आपने आज तक नाम नहीं बताया। वोट लेने और देने वाला दोनों को शर्म आनी चाहिए। उन दोनों के लिए मेरे ख्याल से जो भी लफ्ज इस्तेमाल करें वो कम है, और जो भी काम करते हैं उनके खिलाफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, उनके खिलाफ रहेगी। और कुछ नाम जो थे उनकी लीडरशिप जो मांग रही थी हमने उनको दे दिए थे। तैमूर साहब, किसके लिए ये वोट बेचने की ऑफर हुई थी? जो वोट बेच रहे थे वो किस सीट को? आपके जो एमएनएस थे, आजिज हमरा साहब, ज्ञानचंद साहब, करीम ख्वाजा साहब,
जो यहाँ सिंध से आपके एमएनए हैं सस्सी पलीजो साहिबा, किस सीट के लिए वोट खरीदने की ऑफर हुई थी आपको? हमें वोट खरीदने की जनरल ऑफर हुई थी कि आप पीपल्स पार्टी वाले अगर कहें तो हम अपनी लीडरशिप से खुश नहीं हैं, और अगर आप इस बात को सीक्रेट रखते हैं तो हम पीपल्स पार्टी को वोट देने को तैयार हैं, फिर वो जिसको भी दे। पर हमें ना तो ज़रूरत थी और ना ही हमने वो वोट लिया। ठीक है, चलें तैमूर साहब, मैं वापस भी आपकी तरफ आता हूँ। कमल साहबा, अब ये सूरत हाल है, इलेक्शन कमीशन में ये केस गया हुआ है, वहाँ पर इन्होंने तमाम तफसीलात जमा कराई हैं और तैमूर साहब का जवाब आपने सुनी लिया इस वीडियो पर। जी जी, मैंने तो बड़े गौर से सुना भी था, देखा भी था। मैं एक सवाल पूछना चाह रही हूँ, शायद मेरी नाक़िस अकल में ये हिसाब नहीं आ रहा, हालांकि मैंने मैथ्स, स्टैट्स, इकनॉमिक्स में बैचलर्स किया हुआ है। मैं बड़े देर मैथमेटिक्स से खेलती रही, मुझे समझ नहीं आई कि 91 सीटें हों अगर सूबा सिंध में पीपल्स पार्टी के पास, और 10 उनके सेनेटर बन जाएं सिंध से, तो ये मैथ्स कैसे बैठा था? मेरे ख्याल में शायद तैमूर साहब बता सकते होंगे, क्योंकि ये उस वक्त भी मेंबर हैं और इनको मालूम होगा कि मैथ्स क्या होता है। कितने वोट चाहिए होते हैं एक सेनेटर बनवाने के लिए सूबा सिंध से अगर एमपी हो? आप काइंडली अगर इनसे पूछ के थोड़ी रोशनी डाल दें तो मुझे भी आसानी हो जाएगी। शायद वो इक्वेशन में मैं कुछ मिस कर रही हूँ जो ये मुझे गाइड कर सकें। तो सही है, बिल्कुल जी, बिल्कुल जी तैमूर साहब, ये सिंध असेंबली वाला मामला 91 सीटें और 10 सेनेटर्स, और फिर खैबर पख्तूनख्वा से भी आप लोग 2 सेनेटर्स अपने इलेक्ट करवाने में कामयाब हो गए थे। तो जरा ये वाला हिसाब किताब और वहां वाली साइंस भी बता दीजिएगा। मैं थोड़ा हिसाब मांगूंगा अभी अपनी बहन से कि वो जो 14 सेनेटर्स थे जिसने चेयरमैन सेनेट को जाके वोट किया था, कौन सी पार्टी से, पीपल्स पार्टी के कौन से थे, नून लीग के कौन से थे, इतनी ही इनको बात पसंद है सच्चाई की, तो ये बात बता देता कि कम से कम उन काले अंडों को हम तो अपने आप से अलग कर लें, पहली बात। दूसरी बात, मैं अपनी बहन को बताते चलूँ कि जो हमारे अभी आए हैं सेनेटर्स, उनमें से कुछ ऐसे हैं जिनको हमने इसलिए रखा है कि अगर हमें कवरिंग कैंडिडेट की ज़रूरत पड़े तो हमारे पास एक्स्ट्रा लोग हों। तीसरी बात मैं बताना चाहूँ कि बिल्कुल जो हमारा वोट बनता है, अभी हमने सीटें जीते हैं कल के दिन में 2 बड़ी लीड के साथ, 4-4 हज़ार वोट पड़े हैं पीटीआई को इनके करतूतों की वजह से, जहाँ पर हमने 30-30, 35-35 हज़ार, 40-40 हज़ार की लीडें उठाई हैं इनसे। तो वो सीटें मिला के हमारी अब जाके सीटें बन जाएगी 99 सीटों के साथ। अभी एक और हमारी सीट आ रही है थरपारकर से नेशनल असेंबली की, वो काउंट नहीं कर सकते, मैं प्रोविंशियल असेंबली की आपको पहले बात बता दूं। तो अब यहाँ पर ये होता है मेरी बहन के, मैं बताऊं कि आपको चॉइसेस मिलती हैं 3 फर्स्ट की और फिर 2 और 5 चॉइसेस आपकी होती हैं वोट की। पहले नंबर का हैवी होता है, बाकी का आपके पॉइंट्स थोड़े कम होते हैं। मैं पिछली दफा की बात पूछ रही हूं, अगर माजरत के साथ मेरी बात गौर से सुन ले। आके मैं लास्ट टाइम के सेनेट इलेक्शन की बात, ये चूंकि क्लिप आपका 2 साल पुराना है तो ये 2018 के इलेक्शन की बात हो रही है। पहले आप वो 2018 वाला क्लियर करते हैं, फिर ये अभी का, तो अभी ये चीज आगे होनी है ना। मैं 2018 के सेनेट की बात कर रही हूँ, फिर अगले की हम बात अभी कर लेते हैं। आप मुझे पिछले का मैथ समझा दें। 2018 में आपको बताओ, जी मैं बताता हूँ। पिछले में ये हुआ था कि आपकी नाअहली शुरू हो चुकी थी और इसलिए काफ़ी ऐसे मेंबर्स थे जिन्होंने अपने आप को पीटीआई को वोट देना गवारा नहीं समझा। उनकी आती जो पॉलिसीज थी, जो उन्होंने कहा था हम 1 महीने में जो चेंज लाएंगे और 100 दिन में जो चेंज लाएंगे और 6 महीने में हम ये चेंज लाएंगे, तो वो चेंज आप नहीं ला सके, जिसकी वजह से आपको वोट नहीं मिले। और मैं अभी आपको फिर से बता दूं एडवांस में कि आप रब्ता करें अपने एमपीएस से। ठीक है, कंवल साहब, तैमूर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, रुकिएगा दोनों, जरा एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फिर इस गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कंवल शोजब साहबा, पीपल्स पार्टी से तैमूर तालपुर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तो तैमूर साहब, अब बात सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हद तक महदूद नहीं है, चूंकि 2018 के सेनेट इलेक्शन जब हुए तो उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फिर हुकूमत में आई है। महफूज यार खान साहब एमक्यूएम पाकिस्तान की जानिब से इल्ज़ाम लगा रहे हैं पीपल्स पार्टी पर कि उन्हें पार्टी में आने की ऑफर की शैला रजा साहिबा ने, और जो दूसरे उनके रहनुमा थे एमक्यूएम के रहनुमा, उन्होंने भी नाम नहीं बताए, लेकिन उन्होंने कहा डॉक्टर आसिम के अस्पताल से नोटों के बोरे भर भर के आते थे, वो जाते थे वहां पर चेकअप के बहाने और गाड़ियों में थैले भर के लाते थे और फिर पीपल्स पार्टी को वोट देते थे और पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की गाड़ियों में ही जाया करते थे। तो मैं तो आपको अभी भी
तो मैं तो अभी भी आपको बता दूं, मैं तो अभी भी कह रहा हूं पीटीआई वालों का को, पिछला इलेक्शन भी 3 मार्च को हुआ था इस्लामाबाद में, और उससे पहले सूबे में हो चुका था, और जनरल इलेक्शन जो है वो 25 जुलाई को हुए, और अगस्त में हम जो है वो असेंबलियों में। तैमूर साहब, अगर आप नाम बता दें ना तो ये पता चल जाएगा कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग आपको ऑफर कर रहे थे वोट बेचने की या एमक्यूएम के लोग कर रहे थे। पहले तो आप ये क्लियर कर लें, तहरीक इंसाफ के लोग या एमक्यूएम के लोग। देखिए, मैं अभी भी एमक्यूएम के लोग थे, जीडीए के लोग थे, हर तरफ से लोग आके बातें कर रहे थे। अच्छा, उनकी अब ये जो टॉप लीडरशिप थी वो, या बिल्कुल जो नॉर्मल एमपी होते हैं जो बातें नहीं करते, वो सारे इस बार जो लोग मैं तो जो लाइमलाइट में नहीं होते, जो ज्यादा मीडिया में नहीं आते, वो लोग थे, या जो रोजाना टीवी शोज में नजर आते हैं वो लोग थे? पार्टी के हम तो मिक्सचर था एक। अच्छा। जो लोग आना चाह रहे थे, वोट देना चाह रहे थे, उनका मिक्सचर था। तो एक एक करके क्लियर है, एमक्यूएम से कौन कितने लोग थे? मिले आप से एक बार खान साहब को भेजें कराची अपने एमपीएस को। एमक्यूएम के कितने लोग थे जिन्होंने ऑफर किया? हमने तो वोट लिए ही ना। अब अगर किसी ने अपनी रजामंदी से दिया होगा तो हमें तो नहीं बताया होगा। लेकिन तैमूर साहब, वीडियो में तो आप बोल रहे हैं कि बेचा का राब्ता एमक्यूएम से नहीं हुआ था। हमारे बाकी जो दोस्त हैं उन लोगों ने हमें कहा था, नहीं वो तो स्लिप ऑफ टंग था, वो तो पूरा इलेक्शन कमीशन क्लियर कर चुका है ना। आप उस बात पे जो बात करिए, खत्म हो जाए केस, इलेक्शन कमीशन में जा किया और खत्म हो चुका है। ठीक है कमल साहब, वो स्लिप ऑफ टंग था, इलेक्शन कमीशन ने मामला क्लियर कर दिया। केपी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों का ज़मीर जागा था, सिंध में पीपल्स एमक्यूएम और जीडीए का ज़मीर जाग गया, इसलिए पीपल्स पार्टी के सेनेटर्स जो उनकी मतलूबा तादाद थी उससे ज़्यादा ही वो लेने में कामयाब हो गए। तो ये जवाब अब आपके सामने आ गए तमाम सवाल के। जी बिल्कुल, माशाल्लाह, जब नोट दिखाएं तो मूड अक्सर लोगों के बन जाया करते हैं, और इसी मंडी को बंद करने के लिए इनकी जो मोहतरमा थी, रूए रवां थी, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा, उन्होंने ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की 23वीं शिक पे साइन किए हुए। और उस वक्त 2006 में अल्हम्दुलिल्लाह पीटीआई किसी ऐवान में नहीं थी, यही लोग होते थे, जिसमें वो कहती हैं कि टू प्रिवेंट करप्शन एंड फ्लोर क्रॉसिंग ऑल वोट्स फॉर द सेनेट एंड इनडायरेक्ट सीट्स विल बी बाय ओपन आइडेंटिफाइबल बैलेट। आई थिंक उनको उस वक्त पता नहीं था कि जरदारी साहब बहुत बड़े सियासतदान हैं और वही लोगों के अक्सर ज़मीर जगाया करेंगे बाद में। इसलिए इनकी पार्टी ने, और इनके साथ जो इनकी सिस्टर पार्टी है अब जिसका नाम पाकिस्तान मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क है, उन्होंने साइन करने के बावजूद इसके ऊपर हमेशा जो है रेजिस्टेंस दिखाई और इसको कभी भी प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट नहीं किया, क्योंकि फिर स्लिप ऑफ टंग के गुंजाइश रखनी ज़रूरी होती है। जहाँ तक इन्होंने चेयरमैन सेनेट के नो कॉन्फिडेंस की बात की, तो मैं अपने भाई को याद कराती चलूँ कि ये आपके प्रपोज्ड, आप ही के कैंडिडेट थे और हमने आपका साथ दिया था इनको इलेक्ट करवाने में, तो आपके बहुत सारे लोगों ने तो उस वक्त भी उनको वोट दिए थे, तो यकीनन उनके आपस में कोई ना कोई मोहब्बत प्यार होगा। और एक और भी याद करा दूं कि 2 जो हमने बजट पास कराए और फैटफ की लेजिस्लेशन कराई, उसमें से भी बहुत सारे अपोजिशन के मेंबरान गायब होते हैं। तो आप अपनी काली भेड़ों को खुद ही ढूंढ लें अगर आप समझते हैं कि वो काली भेड़ें हैं। लेकिन सेनेट का इलेक्शन इज डिफरेंट। चेयरमैन सेनेट का तो ये 226 जो आर्टिकल है आइन का, वो खुद बता रहा है कि किस तरीके से होना चाहिए। हम तो समझते हैं कि सारे इलेक्शंस ओपन होने चाहिए, आइडेंटिफाइबल बैलेट के जरिए होने चाहिए, और जब ये आपकी पार्टी और चेयरमैन की अमानत है कि आप अपनी पार्टी के लोगों को बताएं कि हमारा नॉमिनेटेड ये बंदा है और आपने इसको जाके वोट देना है, तो फिर वहाँ पर उसी बंदे के ऊपर वोट देना होता है। या फिर आपको अगर बहुत ज़्यादा आपके अंदर जमहूरियत है तो फिर आप ऊंची आवाज़ में शोर मचाएं, फिर आप अपना, जिस तरह आमिर लियाकत साहब कर रहे हैं या हमारे बाकी लोग कर रहे हैं, वो अपनी रिजर्वेशंस बता रहे हैं, वो छुपा नहीं रहे, वो लेफ्ट राइट से पैसे नहीं मांग रहे, वो करोड़ों खरबों रुपए की डिमांड नहीं कर रहे, वो अपना नजरिया बता रहे हैं कि जी हमें इस शख्स से ये प्रॉब्लम है और जमहूरी तरीक़ेकार यही है। ओपन आइडेंटिफाइबल बैलेट पे आज आपने देखा कि अदालत में भी बहुत बहस हुई और बड़े राइटली पॉइंट आउट किए गए कि कोई मैकेनिज्म नहीं है। करप्शन होने के बाद आप उसके पीछे जाते हैं, उससे पहले आने का रास्ता ही रोक देना। जहां लोग अपनी ज़मीर बेच रहे हो, जहां खरीदारी हो रही हो, उस मंडी को ही बंद कर दिया जाए ताकि आने वाले टाइम में भी इलेक्शंस जो हैं वो एक साफ और शफाफ हो। और मैंने मुबारकबाद पेश करती हूँ कि अपनी जो 2 सीटें इन्होंने छोड़ी थी वही दोबारा जीत ली हैं। तो माशाल्लाह अन्ना वनडे रेवड़ियाँ मुड़ मुड़ अपने ने, उसमें ब्रिलियंस की कौन सी बात है, वो पहले भी आप ही की सीट्स थी।
सिंध ठीक में है, पिछले लेकिन 12 सालों से तो प्रैक्टिकली आप लोगों की अपनी इजारादारी है। जिस लेकिन वक्त आप जाहिर है कमल साहब, वो अगर ये इन इन 2.5 सालों में तब्दीली आई होती, तो फिर देख लेंगे, अल्लाह जिस करे तब्दीली का ख्वाब लोगों ने देखा था, तो शायद ये नतीजा तब्दील भी हो सकता था। हालात बेहतर करने के। अच्छा, आप दोनों मौजूद मेहमानों से इस सियासी मामले से हटके जरा एक और अवामी मसले पर भी बात करनी है। एक बड़ा मेगा इवेंट हमारे दो बड़े शहर, लेकिन वो अवामी मसले की सूरत में सामने आ जाता है। कराची और लाहौर में PSL के मैचेस होने हैं। NCOC ने अब कोरोना वबा के पेश नज़र बहुत सख्त SOPs जारी किए हैं। ट्रैफिक डिपार्टमेंट ने अपने रूट प्लान जारी कर दिए, मगर इसमें हज़ारों नहीं बल्कि लाखों शहरियों को नज़रअंदाज कर दिया जाता है। डेली बेसिस पर कई कई घंटे शहरी शदीद अजियत में मुब्तला होकर ये मिनटों का सफ़र घंटों और दुश्वार रास्तों से गुजर कर तय करते हैं। और फिर इसी ट्रैफिक जैम में एम्बुलेंसेज भी फंसती हैं। स्कूल, कॉलेजेस और दफातर जाने वाले हजरात भी इसका शिकार होते हैं, क्योंकि कराची का नेशनल स्टेडियम एक ऐसी जगह पर वाक़ है जहाँ शहर के 2 बड़े निजी अस्पताल मौजूद हैं। उसके आसपास मुतादिद स्कूल, कॉलेजेस और सैकड़ों गवर्नमेंट और प्राइवेट ऑफिसेज मौजूद हैं। रोज़ाना जब PSL के मैचेस होते हैं तो सख्त सिक्योरिटी इंतजाम होते हैं। रूट प्लान इंतहाई नाकिस होता है, जिसकी वजह से लोग शदीद अजियत से दोचार होते हैं। और सिर्फ निजी अस्पताल के मरीजों और स्कूल, कॉलेजेस के तलबा और दफातर जाने वाले लोगों तक ये मामला नहीं महदूद रहता, बल्कि स्टेडियम के साथ जो रिहायशी इलाका है वो रिहायशी भी उसकी जद में आते हैं। बाज़ औक़ात अपने ही घर जाने से लोगों को रोक दिया जाता है कि अभी मैच चल रहा है, अभी आपने रुकना है, फिर निकलने भी नहीं दिया जाता। तो बहुत ही ख़राब यहाँ सूरत हाल होती है। अब यहाँ सवाल ये भी पैदा होता है कि जब PSL का कामयाब इनेकाद होता है मुल्क में, तो वफाकी और सूबाई हुकूमतें बड़ा बढ़ चढ़कर क्रेडिट लेती हैं। फिर इन तमाम तर मुश्किलात का जिम्मेदार कौन है? अगर कोई मरीज खुदा न खास्ता एम्बुलेंस में फंस जाता है, ट्रैफिक जैम में वो फंस कर मर जाता है, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? क्या वफाकी हुकूमत या सूबाई हुकूमत उसकी जिम्मेदारी लेगी? वो तालिब इल्म जिसका डेली शेड्यूल मुतासिर होता है, उसकी जिम्मेदारी किस पर आयद होगी? और फिर ये खिलाड़ी और तमाशाई क्या दीगर शहरियों से ज़्यादा कीमती हैं कि उन लोगों की जानों को महफूज करने के लिए इतने बड़े बड़े कई कई किलोमीटर तक ये इलाके बंद कर दिए जाते हैं? और अगर नहीं ऐसा तो फिर क्यों सैकड़ों लोगों को कंटेनर्स के किले में कैद करके ये लाखों शहरियों को अजियत में मुब्तला कर रखा है? ये इस वक्त हमारी स्क्रीन पर जो मनाजिर आप देख रहे हैं, ये आज एक एम्बुलेंस ट्रैफिक जैम में फंसी हुई थी, उसको रास्ता नहीं मिल पा रहा था, उसमें एक मरीज भी मौजूद था जो अपनी दर्द की शिद्दत से बिलबिला रहा था, लेकिन ये एम्बुलेंस ट्रैफिक में फंसी हुई थी। मजबूर और बेबस वो मरीज और उसकी फैमिली इस एम्बुलेंस में मौजूद है, लेकिन निकल नहीं पा रही वो इस ट्रैफिक से, क्योंकि नेशनल स्टेडियम में गैर मुल्की खिलाड़ी आए हुए हैं और वहां से प्रैक्टिस चल रही है। अभी PSL का आगाज नहीं हुआ है, 20 फरवरी से मैचेस का आगाज होना, अभी 3 रोज बाकी हैं। तैमूर तालपुर साहब, अब यहाँ सूबाई हुकूमत आपकी है, इसका क्रेडिट वफाकी हुकूमत भी लेती है। कंवल साहब से भी इस पर कमेंट मैं लूंगा कि 7 से फिर लाहौर में ही मैचेस होने हैं, वहाँ पंजाब हुकूमत उसकी जिम्मेदार होगी। अगर इस एम्बुलेंस में मौजूद मरीज खुदा न खास्ता अपनी जान से चला गया हो, तो इसकी जिम्मेदारी सिंध हुकूमत कबूल करेगी? हम पूरी कोशिश करते हैं जब भी PSL होता है, ये कोई सिंध हुकूमत अपने नहीं कराती है, लोगों की डिमांड है, लोग ये करना देखना चाहते हैं और फेडरल गवर्नमेंट ने इसको एंडोर्स किया है, तो इसकी जिम्मेदारी ट्रैफिक की, सिक्योरिटी की सिंध हुकूमत पे आती है, जो हम हमेशा से कबूल करते हैं। मुझे नहीं पता कहाँ पर एम्बुलेंस फंसी है, क्यों एम्बुलेंस फंसी है, अगर हम इससे थोड़ी डिटेल। यूनिवर्सिटी रोड है, यूनिवर्सिटी रोड जो नीपा से जो जेल चौरंगी की तरफ जा रहा है, अस्करी पार्क के बिल्कुल सामने वाला ये एरिया है, वो सड़क है। ये शाम में मैं भी इस एम्बुलेंस के पीछे पीछे मौजूद था, मैंने ये फुटेज बनाई है। हम पूरी कोशिश करते हैं कि अलग रूट दें अपना इस मैच को, PSL की प्रैक्टिस हो या फिर उनके मैच ऑफिशियली चल रहे हो, पूरी कोशिश करते हैं अच्छे से अच्छी सिक्योरिटी दें और ऑल्टरनेट रूट्स हम अनाउंस करते हैं। अगर किसी को उस विसिनिटी में अगर कराची एक सिक्योर शहर है, इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर कराची मुकम्मल महफूज तरीन शहर है, और लाहौर को लेकर भी सवाल कमल साहब से मैं करूंगा, तो फिर ये कंटेनर्स क्यों लगाए जाते हैं, रास्ते क्यों बंद किए जाते हैं? फिर तो आप स्टेडियम के दरवाजे तक एक आम आदमी को जाने की इजाजत होनी चाहिए, नहीं तो आप एक्सेप्ट करें कि कराची इस वक्त महफूज नहीं है। बिल्कुल, सिक्योरिटी इश्यूज तो हैं, क्यों नहीं है। हमें हर 2 दिन के बाद फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से और इंटेलिजेंस इदारों की तरफ से रिपोर्टें आती हैं, अब यहाँ पे धमाका हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है, तो वो तो किसने कहा है कि हम 100% ख़त्म हो गए? वो तो इमरान खान ने कहा था कि जब तक MQM पावर में रहेगी दहशतगर्दी ख़त्म नहीं होगी, और मैं इन डेकोरेट्स को, इन गुंडों को कभी अपने साथ ऐड नहीं करूँगा। गुंडों सही चले पॉइंट आप तो कमल साहब, अब जो हम इस वक्त जो सूरत हाल यहाँ शहर कराची में और अगले 2 हफ्ते बरकरार रहेगी, अब यही सूरत हाल फिर 7 मार्च से लाहौर में शुरू हो जाएगी, वहाँ भी यही सिलसिला रहता है। इतने लाखों लोगों को ये अजियत देकर, क्रिकेट एक एंटरटेनमेंट होती है जो लोगों की अजियत का बाइस बन जाती है। ऐसी एंटरटेनमेंट से भी बेहतर नहीं है कि ये शहर, ये स्टेडियम कहीं शहर से बाहर मुंतकिल कर दिए जाएं, शिफ्ट कर दिए जाएं, ताकि लोग अजियत से बचे रहें।
अरबाब, आपने एक जो नक्शा खींचा है वो जाहिर है एक इशू तो है, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि इसका ये हल नहीं है कि आप अपने ग्राउंड्स को वीरान कर दें, यहाँ पे खेलों को बिल्कुल ख़त्म कर दें। आगे ही आपके पास टीम्स नहीं आ रही थी। इंटरनेशनली ये बहुत ज़रूरी होता है कि आपका एक सॉफ्टवेयर इमेज होता है और आपकी सिक्योरिटी का, क्योंकि यहाँ पे अटैक हुआ श्रीलंकन टीम के ऊपर, दहशतगर्दी के अटैक हुए और उसके बाद आप देख लें कितने सालों तक हमारे पास कोई टीम्स नहीं आई। ये एक ओपननेस आई है, लोग आ रहे हैं। और मेरे ख्याल है पिछली दफ़ा भी मैं समझती हूँ कि सिंध की हुकूमत ने जब लास्ट टाइम भी हुआ है तो बड़ा इन्होंने भी कोऑपरेट किया और अच्छे तरीके से उसको ऑर्गेनाइज़ किया था। थोड़ी बहुत प्लस माइनस मिसमैनेजमेंट हो सकती है, इंफ्रास्ट्रक्चर के चैलेंजेस तो हैं और सिक्योरिटी के भी इश्यूज़ काफ़ी हद तक रिजॉल्व हो गए, इसलिए सारी चीज़ें रिज्यूम हुई हैं। लेकिन जाहिर है एक थ्रेट तो होती है और हमें एहतियात भी करनी है। मैं समझती हूँ कि थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर और थोड़ी सी स्ट्रैटेजी और प्लानिंग अगर बेहतर कर दी जाए तो आवाम इस दिक्कत से बच सकती है। टाइमिंग्स का ख्याल कर लिया जाए कि पीक आवर्स में जिस वक्त लोगों ने ऑफिस जाना है, ऑफिस से वापस आना है, उस टाइम पे प्रैक्टिस का टाइम उससे हट के रख लिया जाए। चले, मैनेजमेंट थोड़ी बेहतर करने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया लास्ट टाइम कमल जोसेफ साहबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से और तैमूर तालपुर साहब हमारे साथ मौजूद थे और दोनों मौजूद मेहमान यही फरमा रहे थे कि थोड़े से मैनेजमेंट के इशूज़ हैं, सिक्योरिटी के थ्रेट्स बहरहाल अभी तक मौजूद हैं, लेकिन PSL एक बेहतरीन एंटरटेनमेंट है जिसमें पूरा पाकिस्तान बड़ा बढ़ चढ़ कर अपनी दिलचस्पी भी शो करता है और लोग मैचेस भी देखने जाते हैं। स्टेडियम भी खचाखच भरे नजर आते हैं, जो कि इस वक्त आजकल अब SOPs के साथ हमें भरे हुए किसी हद तक दिखाई देंगे। लेकिन PSL में जो खिलाड़ी शिरकत कर रहे हैं उनकी जानों की बड़ी अहमियत है, लेकिन उसके साथ साथ जो दीगर शहरी हैं उनके वक्त की भी अपनी जगह पर अहमियत है। PSL का इनेकाद हर मुमकिन तौर पर होना चाहिए, पाकिस्तान के अंदर ही होना चाहिए, लेकिन किसी की जान की कीमत पर नहीं। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कुछ मजीद बात करें। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और आलमी मालियाती फंड यानी IMF और पाकिस्तान के दरमियान मुआहदा तय पा गया है। पाकिस्तान का कर्ज प्रोग्राम बहाल कर दिया गया है और जिसके तहत पाकिस्तान को $50 करोड़ IMF की जानिब से देने की मंजूरी दे दी गई है। अब इस खबर को मुल्क की मईशत के लिए हम अच्छा तस्वुर करें या मुल्क की मईशत के लिए और आवाम के लिए एक बुरी खबर है, चूँकि जब भी IMF से कर्ज की किस्त वसूल होती है उसके बाद महंगाई की एक नई लहर आ जाती है और उसका बोझ लोगों पर पड़ता है। तो इस वक्त क्या सूरत हाल पैदा हो सकती है? डॉक्टर अशफाक हसन साहब माहिर मौशियात हमारे साथ मौजूद हैं। पूरे प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। डॉक्टर साहब, इस खबर को, अब ये IMF प्रोग्राम पाकिस्तान का बहाल हो गया है, इसको हम कैसे लें? ये मुल्क की मईशत के लिए एक अच्छी खबर के तौर पर लें या आवाम पर महंगाई का एक और बम गिरने वाला है? देखिए, मेरा हमेशा से ये मौक़िफ़ रहा है कि जो भी मुल्क IMF में जाता है वो जख्मों से चूर चूर रहता है। तो ये प्रोग्राम जनवरी के महीने में, जनवरी फरवरी में सस्पेंडेड था और उसके बाद आपने देखा कि जब प्रोग्राम सस्पेंड रहा फिर पेंडेमिक आ गया और पेंडेमिक के बाद आपने देखा होगा कि मईशत में एक जान सी आनी पड़ गई थी। मईशत ऊपर की तरफ आहिस्ता आहिस्ता रवां दवां थी। प्राइवेट सेक्टर का कॉन्फिडेंस बहाल हो रहा था। प्राइवेट सेक्टर की को जो पॉलिसीज है गवर्नमेंट की वो प्रेडिक्टेबल नजर आ रही थी क्योंकि IMF का प्रोग्राम सस्पेंडेड था। अब चूंकि IMF का प्रोग्राम बहाल हो गया है, गवर्नमेंट ने वो शराइत जो उन्होंने रखी थी कि बिजली की कीमत बढ़ाएं, गैस की कीमत बढ़ाएं, फला की कीमत बढ़ाएं, वो हुकूमत ने बढ़ा दिया है। अब उन्होंने स्टाफ लेवल में ये उन्होंने रिकमेंड किया है अपने बोर्ड के लिए भी, बोर्ड के महीने में बोर्ड में जाएगा, जो उसकी शायद अगले महीने उसकी मीटिंग होगी, बोर्ड की अप्रूवल के बाद ये मिलेगा। तो अब हम एक दोबारा स्टेट ऑफ अनसर्टेनिटी में दाखिल हो गए हैं। खासकर मैं प्राइवेट सेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कहता हूं कि फिर उनको यही शक होगा कि अब पता नहीं कब जो है गैस की कीमत बढ़ेगी, अब कब पानी की कीमत बढ़ जाएगी, बिजली की कीमत बढ़ेगी। अच्छा, अब पता नहीं क्या इंटरेस्ट रेट तो नहीं बढ़ने वाला है, क्योंकि जो इकदाम गवर्नमेंट ने अभी किए हैं, गैस की कीमतें बढ़ाकर, बिजली की कीमतें बढ़ाकर, ये इसका पास ऑन होगा। इसके डायरेक्ट इम्पैक्ट भी होंगे इन्फ्लेशन पे और इसके इनडायरेक्ट भी इम्पैक्ट होंगे। तो ये इन्फ्लेशन को ये बढ़ाएगा और स्टेट बैंक बिल्कुल तैयार बैठा रहता है कि जैसे इन्फ्लेशन बढ़ेगा और हमने छलांगे मारनी है और फिर इंटरेस्ट रेट को बढ़ाना है। ये वो सारे जो इकदाम हैं
ये प्राइवेट सेक्टर को अनसर्टेनिटी में डाल देते हैं और ये मईशत के लिए बेहतर नहीं होती है। सही, तो अब अशफाक साहब, अब जो मौजूदा सूरत हाल है मुल्क की मईशत की, अब इस कर्ज के बाद क्या शराइत मजीद सख्त हो जाएंगी? तो फिर ये मुल्क के एक आम आदमी के लिए टैक्सेस का बोझ, महंगाई, खाने पीने की चलेगा। देखे ना, मैं तो ये बार बार यही कह रहा हूँ, कि जब भी कोई मुल्क IMF में चला जाता है, अगर 3 साल का प्रोग्राम है तो 3 साल तक जो है ना वो बस इसी किस्म का हर क्वार्टर बाय क्वार्टर आपको टारगेट मिलते जाएंगे। हर क्वार्टर बाय क्वार्टर आपने उसको इम्प्लीमेंट करना है। आपने अगर सही इम्प्लीमेंट कर दिया तो अगला ट्रांश मिल जाएगा, नहीं किया तो ट्रांश रुक जाएगा। तो डॉक्टर साहब, ये आपको कैसा लगता है कि अब्दुल हफीज़ शेख साहब पहले परवेज़ मुशर्रफ के दौर में उन्होंने कर्ज लिया, फिर जरदारी साहब के दौर में फिर अब्दुल हफीज़ शेख साहब ने कर्ज लिया, फिर एक मुस्लिम लीग नून का दौर ऐसा आया जब अब्दुल हफीज़ शेख साहब मुल्क की वजारत को, ख़जाने की वजारत को नहीं संभाल रहे थे। अब इमरान खान के दौर में फिर अब्दुल हफीज़ शेख साहब ही कर्ज ले रहे हैं, माजी के उन कर्ज़ों को गलत साबित करके अब इन कर्ज़ों को सही साबित कर रहे हैं कि मुल्क को इस वक्त ज़रूरत है। फिर अब क्या पाकिस्तान मुस्तकबिल में IMF के इस प्रोग्राम से निकल सकेगा? कहीं कोई ऐसी सूरत आपको नजर आती है? देखें, जिस तरीके से हम चल रहे हैं ये बिल्कुल हमें एक और IMF के प्रोग्राम की तरफ ले जाएगा और उसके लिए मुज़ाकरात जून, जुलाई, अगस्त में शुरू हो जाएंगे, क्योंकि ये जो प्रोग्राम है ऑनगोइंग, ये खत्म होगा सितंबर 2022 में। तो मुझे जिस तरीके से लग रहा है हालात, वो ये है कि हम अगले प्रोग्राम की तरफ भी जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। लेकिन अगर गवर्नमेंट सीरियस है तो गवर्नमेंट को, प्राइम मिनिस्टर को ये ऐलान करना चाहिए कि दिस इज द लास्ट IMF प्रोग्राम, वी विल नेवर गो टू द IMF अगेन प्रोग्राम के लिए, क्योंकि हम IMF के तो मेंबर हैं। देयर आर 190 कंट्रीज हु आर मेंबर ऑफ द IMF। सिर्फ चंद ही है हम जैसे मुल्क जो मुसलसल IMF में रहते हैं और अपने जख्मों में चूर रहते हैं। तो इसलिए प्राइम मिनिस्टर को ऐलान करना चाहिए कि दिस विल बी द लास्ट IMF प्रोग्राम। इसके बाद हम अपने पैर पे खड़े होंगे, हम खुद अपनी मईशत को चलाएंगे। अगर तकलीफ होगी, तकलीफ को बर्दाश्त करेंगे, लेकिन नो मोर IMF प्रोग्राम। अगर ये प्राइम मिनिस्टर की तरफ से ये रिजॉल्व आए तो मुझसे बढ़ के ज्यादा किसी को खुशी नहीं होगी गालिबन इस मुल्क में। लेकिन डॉक्टर साहब, हमारा जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, उनके इस बयान की क्रेडिबिलिटी कैसे होगी जब वो माजी में कह चुके हैं कि मैं खुदकुशी कर लूंगा, मैं IMF के पास नहीं जाऊंगा। अभी अगर वो बोलते भी हैं कि ये IMF का आखिरी प्रोग्राम होगा, फिर वो मुस्तकबिल में IMF के पास जाएंगे, क्योंकि इससे पहले भी तो फिर बात यह है ना कि आप ही लोग फिर अगले इलेक्शन में जब जाएंगे वो, तो आपने फिर यही दिखाना है कि पहले आपने कहा था खुदकुशी कर लेंगे, फिर आपने कहा कि चलो वो एक गलती कर ली थी हमने, फिर आपने कहा था कि नो दिस विल बी द लास्ट प्रोग्राम, अब आप फिर जा रहे हैं। तो फिर आपको देखें ना, इसके इम्पैक्ट अगले इलेक्शन पे पड़ेंगे। मुल्क में तो पड़ेंगे, लेकिन अगले इलेक्शन पे प्राइम मिनिस्टर को भी सोचना चाहिए कि एक मरतबा गलती कर दी है, अब हमने गलती की है, तो इस प्रोग्राम को आप मुकम्मल कर रहे हैं जिस तरीके से भी हो। मैं बार बार कहता हूं कि चूंकि आपने एक मरतबा मुआहदा कर लिया है IMF से 2022 सितंबर तक, आप इसको मुकम्मल कर दें। लेकिन, और ये लेकिन असल चीज है, बिल्कुल नो मोर इंटरेस्ट रेट हाइक, बल्कि कम करें इंटरेस्ट रेट को 5% पे लेकर आए। नो मोर करेंसी डिवैल्यूएशन, नो मोर इंक्रीज इन इलेक्ट्रिसिटी एंड गैस प्राइसेस। हमें रिफॉर्म्स की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। बिल्कुल सही। ये आप रिजॉल्व करें कि रिमेनिंग जो पीरियड है IMF के प्रोग्राम का, ये हमने रिफॉर्म्स की तरफ करना है। हमने अपने सिस्टम में बेहतरी लानी है। हमने जहां पर रोड बम्स हैं उसको प्लेन करना है, रुकावटें ना हो मईशत में, इसकी तरफ है। अगर सर्कुलर डेट बढ़ रहा है तो क्यों बढ़ रहा है, ठीक, उस क्यों का जवाब दें, ना कि सिर्फ कीमत बढ़ा दें। कीमत बढ़ाने का मतलब है कि आप क्यों की जवाब तलाश नहीं कर रहे हैं आप। तो डॉक्टर साहब, आज से 12.5 साल पहले पाकिस्तान पर कर्ज था 6,000 अरब डॉलर। 5 साल गुजरे, एक हुकूमत आई, फिर वो आ गया कोई 15,000 अरब के करीब, फिर अगली हुकूमत आई 28,000 अरब के करीब आ गया। अब ये हुकूमत इसको 40,000 अरब से भी ज़्यादा ले जा चुकी है। ये कर्जे अदा करने के लिए कर्जे ले रहे हैं,
कर्जे लेकर ही कर्जे अदा करने, तो फिर ये कर्जे उतरेंगे कैसे? IMF प्रोग्राम के जो आउटकम्स है ना, जी वो 4 है। वो क्या क्या? ये नोट कर लो। IMF के प्रोग्राम में रहते हुए मुल्क कर्जों के बोझ तले दबता जाएगा। अच्छा। IMF के प्रोग्राम में आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ रेट स्लो डाउन हो जाएगी, ये 2-2.5% के रेंज में रहेगा। इससे मुल्क में बेरोजगारी फैलेगी, गुर्बत फैलेगी, सोशल अनरेस्ट होगा। ये इसका आउटकम है टोटल। अच्छा, और डॉक्टर साहब अब ये फैटअप से पाकिस्तान को निकलना है, उसकी वाइट लिस्ट में आना है, पाकिस्तान अभी ग्रे लिस्ट में है, हर बार हमें ये खदशा होता है कि ब्लैक लिस्ट में ना चला जाए, तो ये क्या इसमें भी IMF का प्रोग्राम बहाल होना कुछ हेल्पफुल हो सकता है? ऐसी कोई उम्मीद है कि पाकिस्तान अब वाइट लिस्ट में शामिल हो जाए या कम से कम ग्रे में ही रहे? देखिए, पाकिस्तान ग्रे से वाइट में उस वक्त आएगा कि जब इंटरनेशनल जो इस्टेब्लिशमेंट है वो अगर ये फैसला कर ले कि अब पाकिस्तान को निकाल दो, पाकिस्तान ने बहुत जो करना था बहुत कर लिया है, तो पाकिस्तान निकलेगा। अच्छा, जहां तक मैं समझता हूं पाकिस्तान ने बहुत काम किया है, बहुत काम किया है। हमारे सिस्टम में बहुत बेहतरी आ गई है। कोई जवाब नहीं है पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखने का। अगर पाकिस्तान कंटिन्यू करता है ग्रे लिस्ट में, तो ये समझ लो कि इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट अभी भी नहीं चाहती है कि पाकिस्तान निकले। यहां पर रोल ज्यादा जो अब आएगा वो फॉरेन मिनिस्ट्री का है कि फॉरेन मिनिस्ट्री जो है वो जो की मुल्क हैं उनको उनसे बातचीत करे। अच्छा, जितना काम करने का ताल्लुक था जी वो हमने बिल्कुल कर लिया, बहुत की, इसमें कोई शक नहीं है। आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है हमारी। ठीक है, बहुत बहुत अब शुक्रिया। बात यह है जी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स का कि वो उन लोगों से अपना बातचीत करे और उनको कन्विंस करे। यहाँ पर यह फॉरेन मिनिस्ट्री का रोल है, क्योंकि ये FATF क्या है, ये सियासत है, ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर अशफाक हसन साहब हमारे साथ मौजूद थे और कह रहे थे कि पाकिस्तान ने बहुत काम किया, फैटअप से पाकिस्तान का नाम वाइट लिस्ट में आना चाहिए, फैटअप की वाइट लिस्ट में, और अगर अभी भी नहीं आता तो फिर इसका मतलब है कि इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट इस वक्त ये नहीं चाहती कि पाकिस्तान वाइट लिस्ट में आए, क्योंकि 28 में से 21 शर्तों को पाकिस्तान मुकम्मल कर चुका। जो बकिया 7 शर्तें हैं उनमें भी पाकिस्तान ने खासी हद तक काम कर रखा है। और आखिर में जाते जाते एक बार फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और वज़ीर आज़म पाकिस्तान से ये अपील के चेयरमैन पैमरा सलीम बेग के खिलाफ कोई नोटिस लिया जाए, उनकी कार्रवाइयों को रोका जाए, क्योंकि वो हर गुजरते दिन के साथ बोल की आवाज़ को दबाने की कोशिशों को तेज़ कर रहे हैं और केबल ऑपरेटर्स को डराया धमकाया जा रहा है कि बोल की नशरियात को ना दिखाया जाए और बोल को आखिरी नंबरों पर डाल दिया जाए। तो बोल ये उम्मीद करता है कि चीफ जस्टिस भी इस पर नोटिस लेंगे और वज़ीर आज़म पाकिस्तान से भी उम्मीद है कि वो भी इस सूरत हाल का नोटिस लें और बोल को इंसाफ फराहम करें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।